नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार के सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। साथ में मैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की जो ट्रांसलेशनल रिसर्च यूनिट है उसके अंदर भी एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर काम करता हूं। हम लोग मिर्गी पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं आज आपसे मिर्गी से संबंधित अपना अनुभव बांटना चाहूँगा। पहला सवाल दिमाग में आता है, जिसको मिर्गी का रोग है उसे तो शायद कुछ जानकारी है कि मिर्गी क्या है, लेकिन जिसको रोग नहीं है या तो वो जानना ही नहीं चाहता या उसको उत्सुकता है कि ये क्या है। तो इस उत्सुकता को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है और इससे संबंधित किस प्रकार की मिथ्याएं समाज में है, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। मिर्गी का रोग इस प्रकार का रोग है जिसके अंदर मरीज के दिमाग में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो तरंगे चल रही होती हैं, उनका तरंगों का संतुलन बिगड़ जाता है और एकदम से अत्यधिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होनी होती है जिससे किसी एक हिस्से में, और उसकी वजह से या तो उसके व्यवहार में तब्दीली आने लगती है या उसकी वजह से हाथों पैरों में या किसी प्रकार की मूवमेंट डिस्टर्बेंस होने लगती है। बेहोशी भी हो सकती है उसके अंदर। इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर ये मिर्गी का रोग है तो ये होता क्यों है। आमतौर से हम लोग मिर्गी के कारण जानने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के स्कैन्स जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई इत्यादि करवाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिमाग के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चरल लीजन तो नहीं है जो कि इस प्रकार की गतिविधियों को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को का केंद्र बना हुआ है। और बहुत से केसेस में इस प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस मिल भी जाते हैं, ग्लायोमास मिल जाते हैं या इस प्रकार के केसेस मिल जाते हैं जिसके अंदर सिर के अंदर किसी को कोई न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस मिल जाता है। कुछ केसेस के अंदर ये मिर्गी की बीमारी सिर की चोट के बाद में भी शुरू हो जाती है। सिर की चोट तो ठीक हो जाती है लेकिन वो उसकी वजह से सिर के कुछ दिमाग के कुछ हिस्से के अंदर तब्दीली आ जाती है और उसके बाद में मिर्गी से संबंधित दौरे पड़ने लगते हैं। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया शब्द दौरे का। दौरा मतलब एक इस प्रकार की बीमारी जो कि कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद वो दौरा खत्म हो जाता है तो मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब मरीज नॉर्मल हो जाता है तो इस प्रकार की मिथ्याएं भी दिमाग में आने लगती हैं, जैसे कि ये बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई और ठीक कैसे हो गई। अब पहले के समय पर ऐसी प्रथा थी कि किसी को अगर इस प्रकार की समस्या हो जाए तो उसे हाथ नहीं लगाना है, उसे जूता सूंघाना है, उसे प्याज सूंघाना है। यह तो एक सेल्फ लिमिटिंग दौरा होता है जिसमें कुछ समय के लिए मरीज बेहोश हो जाता है, उसके व्यवहार में या उसके मोटर सिस्टम में, हाथों पैरों में अकड़ाव होता है, बेहोश होता है और फिर कुछ समय बाद वो होश में आ जाता है। अब यह जानना बड़ा मुश्किल है कि वो जूता सूंघने की वजह से होश में आ गया कि बीमारी ही अपने आप कुछ समय बाद में खत्म हो गई और वो उठ के बैठ गया। क्योंकि ये दौरा है तो इस प्रकार की मिथ्याएं होना स्वाभाविक है जो कि बहुत सालों से हमारे समाज में चली आ रही थी और उसकी वजह से कभी कभी मिर्गी के मरीजों के साथ में प्रताड़नाएं भी हो जाती थी। इन मिथ्याओं को दूर करने की जरूरत है। साथ में जानने की जरूरत है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो उसके साथ में किस प्रकार से हम हैंडल कैसे करें उसे। क्योंकि मिर्गी का मरीज आमतौर से बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी की अवस्था के अंदर मुंह में जो लार बन रही होती है वो चांसेस ऐसे होते हैं कि वो की सांस में जा सकती है, तो उसे एक करवट में लिटा दें ताकि उसके मुंह में जो बनने वाली लार है वो बाहर निकल पाए। साथ में कोई भी ऐसी चीज, नुकीली चीज उसके आसपास पड़ी हो जो उसे चुभ सकती है बेहोशी की अवस्था में, तो उससे वो दूर कर दें। किसी फ्लैट सर्फेस पे लिटाएं, टेढ़ी मेढ़ी जगह पे ना लिटाएं, क्योंकि कभी कभी जो जिस चीज पे लिटाया होता है वो ही उसे चुभकर नुकसान पहुंचा देती है। इसी प्रकार से कोई भी चीज मुंह में डालने की जबरदस्ती ना करें जब मरीज ने अपने दांत जोरों से टाइट किए हुए हैं उस दौरान। और ऐसा भी कभी कभी पाया जाता है कि मरीज के दांत को खोलने की कोशिश के दौरान उसका दांत ही तोड़ बैठते हैं मरीज के रिश्तेदार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज को की जीभ उसमें दब जाती है, तो उसमें हमें ऐसी कोशिश करनी पड़ती है कि मरीज की जीभ जो दबी हुई है उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। किसी किसी केस में टंग फॉल भी हो जाती है, तो वो सब मेडिकल मैनेजमेंट का हिस्सा है कि टंग फॉल होने के केस में क्या करें। लेकिन आम जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि उस समय उसके साथ में सहानुभूति व्यवहार करें। उसके कोई भी ऐसी सिक्रीशन निकल रही है उसे निकलने दे, रोके ना। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि मरीज को दौरा पड़ रहा है तो मरीज के घर वाले उसके हाथ को सीधा करने में लग जाते हैं और मरीज के बेहोशी की वजह से उसके हाथ ऐसे अकड़ रहे होते हैं और वो उसे सीधा कर रहे होते हैं। तो कभी कभी मस्कुलर पेन या कभी कभी फ्रैक्चर या टेंडन इंजरीज वगैरह भी इस प्रकार की हो जाती हैं जो कि जबरदस्ती से दौरा रोकने की वजह में
घर वाले कर पाते हैं अज्ञानता की वजह से। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या करें और क्या ना करें। अब सवाल दिमाग में ये भी आता है कि मिर्गी कितनी प्रकार की होती है, कैसे कैसे लक्षण हो सकते हैं। मिर्गी के अगर हम कहना चाहें जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हो सकती है, जिसके अंदर मरीज की पूरी बॉडी के अंदर अकड़न आती है और साथ के अंदर वो बेहोश हो जाता है। इस प्रकार के रोगी को आमतौर से कॉमन ये होती है और इस प्रकार के रोगी को आमतौर से लोग पहचान लेते हैं, इसके बारे में लोगों में जागरूकता है। लेकिन एक प्रकार की एपिलेप्सी होती है जिसे एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं। एब्सेंस सीजर के अंदर मरीज कुछ समय के लिए हक्का बक्का सा हो जाता है, बेहोश होकर गिरता भी नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए स्टैंड स्टिल हो जाता है, खो जाता है। कुछ समय गुजरने के बाद में वो होश में आ जाता है और अपनी पुरानी जो बात कर रहा था उसको उससे मिलती जुलती किसी बात से दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के एब्सेंस सीजर्स जो हैं अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो पूर्णतया ठीक किए जा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए समय पर उसका डायग्नोसिस करने की जरूरत है। अगर बात करते हैं हम बच्चों के अंदर जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी की, तो इस प्रकार के बच्चों में पाया जाता है कि बचपन में उनके अंदर हल्के सोए सोए या जागते उनको हल्के फुल्के छोटे छोटे झटके लगना, इस प्रकार से झटके लगना। इसी प्रकार से पाया जाता है कि उनके अंदर हाथों से सुबह के समय पर चीजें गिर जाना, चम्मच गिर जाना, टूथब्रश गिर जाना, और धीरे धीरे करके उनके अंदर बड़े होने पर एपिलेप्सी के फिट्स होने लगते हैं। इस प्रकार के अगर सीजर्स होते हैं तो उनके लिए लंबे समय तक इलाज दिया जाता है, जो कि रेगुलरली मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर मिर्गी का रोग है, हमें जानकारी हो गई कि ये रोग है, और तो क्या इसका कोई इलाज संभव है? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी का इलाज संभव है और इसका इलाज दवाओं द्वारा किया जा सकता है। और दवाएं विभिन्न प्रकार की हैं, एक ही प्रकार की कोई दवाई नहीं है। कभी कभी लोगों में मिथ्या होती है कि जी हमने तो एक दवा खा के देख ली, उससे तो दौरा नहीं रुका और अब तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं। विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं जो अलग अलग तरीके की मिर्गी के अंदर अलग अलग तरीके की दवाई दी जाती है। अगर सिंगल ड्रग नहीं काम करती तो ड्रग से कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं, दो दवाइयों को मिला के दिया जाता है तब वो काम करने लगती हैं। और इसके अलावा ये सवाल दिमाग में आता है कि अगर मिर्गी की दवाई है तो क्या इससे मिर्गी पूरी तरह ठीक हो सकती है? क्या मुझे लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी? कब तक दवाई चलेंगी? मिर्गी की दवाई को इस प्रकार से दिया जाता है कि एक आज की दवाई आज के लिए ही काम करती है, 24 घंटे काम करती है। अगर आज की दवाई किसी समय की दवाई मिस कर जाते हैं तो चांसेस हैं कि वो दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे के अंदर निराश होने की जरूरत नहीं है कि दौरा पड़ गया, क्योंकि हमें पता लग गया कि दवाई छोड़ने पर दौरा पड़ता है, तो उस कंप्लायंस को इंश्योर करने की जरूरत है, रेगुलर दवाई लेने की जरूरत है। इसी प्रकार से कभी कभी ये पाया जाता है कि कहते हैं जी मुझे दवाई लेनी थी 8 बजे शाम को, लेकिन मैं भूल गया, अब तो रात के 10 बज गए हैं, अब तो मैं नहीं ले सकता। जी नहीं, आप दवाई ले सकते हैं। जब भी आपको याद आता है आप उस दवाई को ले सकते हैं। अगर 24 घंटे गुजर चुके हैं तो डबल डोज नहीं ले सकते। अदरवाइज जब भी आपको याद आता है, अगर 12 घंटे बाद भी याद आता है तो उस दवाई को आप 12 घंटे बाद भी ले सकते हैं। दवाई को मिस ना होने दें, ताकि उससे ऐसी हम सफलतापूर्वक बॉडी के अंदर मेडिसिन का ड्रग लेवल मेंटेन कर पाएं, ताकि वो दौरे को उठने ही ना दें। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या लंबे समय तक दवाई खानी होगी? जी हाँ, 2 से 5 साल तक अमूमन ये दवाई चलती हैं। एवरेज 3 साल के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर इन दवाओं को मरीज के रोग के हिसाब से कितना रोग है उसके हिसाब से दवाइयों की डोज फिक्स की जाती है, और किस प्रकार की मिर्गी है उसके हिसाब से उसकी दवाइयाँ फिक्स की जाती हैं। और रेगुलर वो अगर दवाई ली जाती हैं तो धीरे धीरे करके उन दवाइयों को हटाया जा सकता है और धीरे धीरे वो दवाई बंद हो जाती है। सभी लोगों के अंदर एक ही प्रकार की मिर्गी नहीं होती, कि 70% लोगों की मिर्गी ऐसी होती है जो शुरू में ही दवाई शुरू करते हैं और उसके बाद में दौरा उनको नहीं आता है और वो धीरे धीरे करके दवाई बंद हो जाती है और वो पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। लेकिन 30% रोगी ऐसे भी होते हैं जिनको लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है, और कुछ 29% में से 5% रोगी ऐसे भी होते हैं जो कि दवाई देने के बावजूद भी पूरे ठीक नहीं हो पाते। लेकिन उनके केस में हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम सीजर कंट्रोल कर पाएं या कम कर पाएं। अगर 1 महीने के अंदर उनको 15 से 20 सीजर्स आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको 1 या 2 पे ले आए, या अगर संभव है तो बिल्कुल 0 सीजर स्टेट पे लेके आ पाए। निराश होने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर लगातार अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है, और समय के साथ बेहतर से बेहतर तकनीक आ रही है जिससे इसका डायग्नोसिस हो पाता है। अभी हम लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा है MEG पर, मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम, जिससे कि
डीप हिस्से जो ब्रेन के हैं जहाँ पे हमें पता लग जाता है कि कहाँ कौन से हिस्से से मिर्गी का दौरा उठ रहा है, और उसके हिसाब से न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी आ रही हैं कि उस हिस्से को न्यूरोसर्जिकली रिमूव किया जा सकता है ताकि वो दौरा उठने वाला जो स्टिमुलेटिंग एरिया है वो रिमूव हो जाए, उसके बाद में दौरा हो ही ना। लेकिन हर केस के अंदर हम नहीं सोचते कि न्यूरोसर्जरी की जाए। शुरुआत में कोशिश यही रहती है कि दवाइयों से मैनेज किया जाए और कम से कम दवाइयों से मैनेज किया जाए। सवाल अगर दिमाग में यह आता है कि परहेज किस प्रकार के हो सकते हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चा है या ऐसा परिवार का सदस्य है जिसको दौरे आते हैं। परहेज के अंदर सबसे जरूरी है कि तेज रोशनी वाला जो फ्लिकरिंग लाइट है उसको अवॉइड करना चाहिए। तेज लाउड म्यूजिक है उसे अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने स्लीप का पैटर्न जो है वो रेगुलर रखना चाहिए। खाने का पैटर्न भी रेगुलर रखना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत लंबे समय तक फास्ट रख रहे हैं और उसके बाद में चांसेस हैं कि ब्रेन को कम शुगर मिले और उससे भी दौरा प्रेस्पिरेट होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से तनाव का भी एक कारण है कि बहुत अत्यधिक तनाव होने पर भी दौरा होने का खतरा बना रहता है। अब अगर हमारे घर में ऐसा कोई बच्चा है जो कि स्कूल जाता है तो उसके पास में हमारे को हमेशा उसके स्कूल बैग के अंदर हमेशा एक एक्स्ट्रा डोज रखनी चाहिए, और या कोई परिवार का सदस्य है उसके पास भी उसकी प्रिस्क्रिप्शन की फोटोकॉपी उसके बैग में रखनी चाहिए। अगर वो बड़ा भी है और आउट स्टेशन जा रहा है तो बैग में फोटोकॉपी रखनी चाहिए और दवाइयों का एक सेट एक्स्ट्रा रखना चाहिए कि अगर वो भूल जाते हैं तो वो दवाइयाँ हमेशा उनके पास में उपलब्ध रहें। इसी प्रकार से अगर स्कूल के अंदर बच्चा जाता है तो स्कूल की जो नर्सिंग स्टाफ है उसे बताया जाए कि ये दवाई इनको चल रही है, और अगर इस सब के बावजूद उसको दौरा पड़ता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए हमें ये दवाई देनी होती है या ये स्प्रेज आते हैं, ऐसी इमरजेंसी में स्प्रे दिया जा सकता है। और ये भी नर्सिंग स्टाफ को बताया जाता है कि आप इसके लिए बहुत पैनिकी ना हो, और कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि एकदम से बच्चे को आइसोलेट कर दिया जाता है या और बच्चे उसको हीन भावना की दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये बच्चा तो हमसे अलग है और उसके साथ में बुलिंग होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार की चीज़ें ना हो उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयासरत रहना चाहिए। मन में ये ख्याल आता है, अगर किसी के दिमाग में सवाल आता है क्या मुझे ही मिर्गी हो गई है, रोगी के दिमाग में आता है। कभी कभी हमारे पास में इस प्रकार के माता पिता भी आते हैं, जी मेरे बच्चे को ही क्यों हुई, या ये तो ऐसी बीमारी किसी को होती ही नहीं है। लेकिन यह हमारी सोच गलत है। ये बहुत कॉमन इलनेस है और इतनी कॉमन है कि पूरे हमारे वर्ल्ड में अगर हम कहें कि लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की बीमारी से वो ग्रस्त हैं। अगर हम अपने देश की ही बात करें तो लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मिर्गी से संबंधित रोग है और वो विभिन्न प्रकार से अपना अपना इलाज करवा रहे हैं। और जैसे मैं पहले बता रहा था 70% लोग तो एकदम से शुरुआती दवाई से ही ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जिन्हें फेब्राइल सीजर्स होते हैं, छोटे बच्चों में खास तौर से, जिन्हें फीवर, हाई ग्रेड फीवर आने पर दौरा पड़ जाता है, लेकिन वैसे उनको दौरा नहीं पड़ता है। ऐसे के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि फीवर की प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट चाहिए। ऐसे बच्चे के पास में फीवर की ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। ये नहीं कि जब उनको फीवर हो गया तब हम भाग के डॉक्टर के पास में फीवर दिखाने जा रहे हैं, फिर दवाई लेने जा रहे हैं। इस 1-2 घंटे के अंदर उसका बुखार तेज हो जाता है और उसे दौरा आ जाता है। तो पहले से ही हमारे पास में फीवर की मैनेजमेंट की दवाई होनी चाहिए। उसे जो ठंडी पट्टी लगानी है, कोल्ड कंप्रेसिस लगाने हैं, वो सब हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। कभी भी फीवर का अंदेशा हो तुरंत उसका इलाज करें। और उसके लिए भी अगर हल्की फुल्की कुछ मिर्गी से प्रतिरोधक दवाइयां हैं, अगर वो देने की जरूरत होती है तो अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह पर, अपने न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह पर, अपने साइकेट्रिस्ट की सलाह पर या अपने फिजिशियन की सलाह पर ले सकते हैं वो दवाइयाँ भी। अगला सवाल अगर हमारे दिमाग में यह आता है कि क्या मिर्गी के रोगी को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमारे पास इस प्रकार के सवाल वाले लोग आते हैं। खास तौर से लोगों में यह भी मिथ्या है कि अगर शादी कर देंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जी मैं कहना चाहूँगा शादी करने से बीमारी के ठीक होने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिर्गी का रोगी शादी नहीं कर सकता। अगर मिर्गी के रोगी की शादी की आप प्लानिंग कर रहे हैं और उसका दवाई का कोर्स अभी बाकी है तो आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों को जरूर बता दें कि इनकी ये दवाई चल रही है, ताकि किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा ना हो और ये दवाई चल रही है और इस दवाई के साथ में इनके दौरे अब काबू में है और दवाई का इतना कोर्स डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चल रहा है और इतने समय में बंद होने की उम्मीद है। सच्चाई हमेशा अच्छी रहती है। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि कभी कभी ड्राइविंग
बहुत रैश ड्राइविंग करना, नाइट ड्राइविंग करना मिर्गी वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सेम वे स्विमिंग करना उनके लिए अच्छा नहीं है कि स्विमिंग करने के दौरान चांसेस है कि उनको दौरा पड़ सकता है और उसकी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसी प्रकार ड्राइविंग के दौरान भी वो खुद को भी और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंत में मैं समाज के लिए अपना संदेश देना चाहूँगा कि मिर्गी का रोग कोई ऐसा रोग नहीं है जो कि असाध्य है और जिसका इलाज नहीं है। मिर्गी से हमें हारने की जरूरत नहीं है। ये तो एक प्रकार की लड़ाई है जो कि हमें रोज लड़नी है, और हम मिर्गी पर जीते हैं और जीत के ही रहेंगे। और आने वाले समय में और बेहतर उपचार और बेहतर निदान के साधन आ पाएंगे और उससे और अच्छा इलाज हो पाएगा। इसके लिए कभी भी नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ना ही कभी आप ऐसा सोचें कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, उसे पढ़ाई से कभी नहीं रोकना है। ना ही कभी ऐसा सोचना है कि मिर्गी का रोगी ऑफिस में काम नहीं कर सकता है, उसे उसकी नौकरी छुड़वा देनी चाहिए। इस प्रकार की कभी भी रुकावट ना आने दें। मिर्गी के रोगी को अपना नॉर्मल जीवन जीने दें। उन्हें भी हमारी तरह नॉर्मल जीवन जीने का हक है। सिर्फ उन्हें कुछ समय के लिए दवाई लेने की जरूरत है। इसके अलावा वो हम जैसे ही हैं और वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से सक्सेसफुल रोगी हैं जिनका इलाज हुआ है और वो लोग ठीक होकर समाज के अभिन्न अंग रहे हैं, और बहुत फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं। जॉन्टी रोड्स का आपने नाम सुना होगा, इसी प्रकार से लिएंडर पेस जी का भी आपने नाम सुना होगा। बहुत से लोग हैं, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम कोशिश ये करें कि हमारे परिवार का सदस्य अगर मिर्गी से ग्रस्त है तो उसे बेहतर से बेहतर इलाज दें और उससे बेहतर से बेहतर प्यार दें और बेहतर से बेहतर समाज का हिस्सा बनने दें। किसी भी प्रकार की उसे कठिनाई ना आने दें। जय हिंद।